जोहार झारखंड, मैं आपके साथ दिव्या सिंह। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे झारखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। आज से शुरू हुई चैती छठ पूजा। नहाय खाए के साथ शुरू हुई चैती छठ पूजा। हजारीबाग के तालाब में हो रही विशेष साफ सफाई। बोकारो सीसीएल अस्पताल में डॉक्टर नदारद राम भरोसे चल रहा सीसीएल अस्पताल। अस्पताल प्रबंधक के मनमाने रवैये से लोग परेशान। देवघर में सुनहरे रेत का काला खेल जारी। धड़ल्ले से हो रहा अवैध बालू का उठाव। नहीं खुल रही प्रशासन की कुंभकर्णी नींद। बोकारो में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में लगी आग। बिजली विभाग को हुआ करोड़ों का नुकसान। जीएम ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। और जमशेदपुर में रामनवमी को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। एसडीएम एडीएम समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। अखाड़े समिति के सदस्य को दिया निर्देश। खबरों की शुरुआत करते हैं। हिंदुओं का महापर्व छठ साल में 2 बार मनाया जाता है। जहां एक और कार्तिक मास से मनाए जाने वाले छठ बेहद लोकप्रिय है, वहीं चैत में मनाए जाने वाले छठ पर्व का भी अपना महत्व होता है। वहीं आज नहाय खाए के साथ चैती छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। इस पर्व में भी सूर्य की उपासना किया जाता है। इसे लेकर स्थानीय वार्ड 27 स्थित खजांची तालाब की साफ सफाई करवाई जा रही है। मौके पर वार्ड पार्षद सोनी क्षेत्र ने कहा कि साफ सफाई तो अक्सर होती है क्षेत्र में, लेकिन पर्व को मद्देनजर रख के विशेष साफ सफाई की जा रही है। जैसे कि आप लोग जान ही रहे होंगे, आज से हम लोग का महापर्व चैती छठ शुभारंभ नहाय खाए के साथ शुरुआत हो रही है। इसलिए हम लोग अपने वार्ड 27 स्थित खजांची तालाब का साफ सफाई शुरू कर दिए। ऐसे तो हर दिन सफाई होती है, लेकिन इस टाइम कुछ खास तरीके से हम लोग सीढ़ियों का सफाई करते हैं ताकि श्रद्धालु आए और भक्ति आस्था के साथ सुकून के साथ पूजा पाठ कर सके। वही चैती छठ पूजा आज नहाय खाए के साथ शुरू हो चुकी है। बात अगर गुमला की करें तो यहाँ भी चैती छठ पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। योग परिवार गुमला के उपाध्यक्ष संतोष झा ने कहा है कि चैती छठ का आज से नहाय खाए के साथ शुभारंभ हो गया है। धीरे धीरे गुमला में भी चैती छठ व्रतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। बताते चले कि भारत में 2 प्रकार के छठ का प्रचलन होता है। एक तो आश्विन महीने में मनाया जाता है, तो दूसरा चैती छठ जो है वो चैत में मनाया जाता है। अति गर्मी के दिन है, आई छठ है जो सास के रूप में है। सास है, हम बहू हैं। हम छठ कर रहे हैं। कार्तिक वाला छठ है कि पुतहू है, चैत वाला छठ है कि सास है। मेरा सास के हम भार उठा रहे हैं। बेटा के हम गच्छे थे, जोन चैत में गच्छे वो चैत में हमको बेटा गोदी में आ गया। हम दोहरे से ऊपर रख देना चालू कर। बात हम गुमला की कर रहे हैं। गुमला की बात कर रहे हैं जहां चैती छठ को लेकर पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। योग परिवार गुमला के उपाध्यक्ष संतोष झा ने कहा है कि चैती छठ का आज से नहाय खाए के साथ शुभारंभ हो गया है। धीरे धीरे गुमला में भी चैती छठ व्रतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि भारत में 2 प्रकार के छठ का प्रचलन है। एक तो कार्तिक महीने में मनाया जाता है और दूसरा चैती छठ, जिसकी आज से नहाय खाए के साथ शुरुआत हो चुकी है, वो चैत के महीने में मनाया जाता है। बात जामताड़ा की करेंगे। जामताड़ा में आजसू जिला कार्य समिति ने एक बैठक की है। इस बैठक में पूर्व मंत्री सह आजसू के उपाध्यक्ष उमाकांत रजक, राष्ट्रीय महासचिव तरुण गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे हैं। जिला स्तरीय बैठक की इस बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करके पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई है। इस मौके पर उमाकांत रजक ने कहा है कि झारखंड सरकार 1932 के खाद्यान्न के आधार पर स्थानीयता लागू करे और इसके आधार पर नियोजन नीति बनाए, साथ ही पिछड़ों को 27% आरक्षण दे। उन्होंने आगे कहा है कि हम अपनी इस मांग को लेकर 14 अप्रैल से जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं।
ये 2022 है, 2022 संघर्ष का वर्ष है और इस संघर्ष के वर्ष में पार्टी ने यह तय किया कि झारखंड प्रदेश में 1932 खतियान के आधार पर ये झारखंड सरकार स्थानीय नीति लागू करे और उसी आधार पर नियोजन नीति बनाए, पिछड़ों को 27% आरक्षण दे, सरना कोड लागू करे। बात बोकारो की करेंगे। बोकारो के जारंगडीह सीसीएल अस्पताल के डॉक्टर के मनमाने रवैये से स्थानीय लोग खासा परेशान दिख रहे हैं। अक्सर अस्पताल के डॉक्टर साहब देर सबेर अस्पताल पहुंचते हैं, जिससे यहां इलाज कराने आए मरीजों और उनके परिजनों को घंटों तक डॉक्टरों का इंतजार करना पड़ता है। इसे लेकर लोगों ने कई बार शिकायत भी की है, लेकिन डॉक्टर के मनमाने अंदाज में कोई खासा बदलाव नहीं देखा गया है। वहीं मामले की गंभीरता को समझते हुए स्थानीय पत्रकार ने जब इसकी पड़ताल करना अस्पताल पहुंचे तो पाया कि डॉक्टर साहब सुबह के 10:30 बजे तक अस्पताल नहीं पहुंचे थे। हद तो तब हो गई जब डॉक्टर साहब को यह पता लगा कि अस्पताल में पत्रकार पहुंचे हुए हैं तो वो आग बबूला होते हुए नजर आए। वहीं इस मामले को लेकर जब जारंगडीह परियोजना पदाधिकारी नवल किशोर दुबे से उनका पक्ष लिया गया तो उन्होंने कहा कि देर से अस्पताल आने वाले डॉक्टर पकड़े जाएंगे और उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बात हम बोकारो की कर रहे हैं, जहां पर सीसीएल अस्पताल के डॉक्टरों की मनमानी रवैये से स्थानीय लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अक्सर अस्पताल में डॉक्टर साहब देर सवेर आते हैं, जिसमें इलाज करने के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर लोग कई बार शिकायत भी की है, लेकिन डॉक्टर अपने मनमाने अंदाज में कोई खासा बदलाव नहीं लाए हैं। वही मामले को गंभीरता से समझते हुए जब स्थानीय पत्रकार ने इसकी पड़ताल करने अस्पताल पहुंचे तो पाया कि डॉक्टर साहब 10:30 बजे तक अस्पताल ही नहीं पहुंचे थे। और हद तो तब हो गई जब डॉक्टर साहब को यह पता लगा कि अस्पताल में पत्रकार पहुंचे हैं तो वो इस बात से काफी गुस्सा हुए। वही इस मामले को लेकर जब जारंगडीह परियोजना पदाधिकारी नवल किशोर दुबे से उनका पक्ष लिया गया तो उन्होंने कहा कि देर से आने वाले डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। थोड़ी देर पहले पता किए तो वो आ गए थे, उपस्थित थे। अभी आप हम मेरे संज्ञान में दिए हैं। अब उनसे हम पूछते हैं किस परिस्थिति में उनको आना लेट हुआ। यदि वो किसी वैलिड रीजन नहीं होगा तो फिर उस पर हम एक्शन लेंगे। खामियां उजागर करने के बाद सर ये डॉक्टर साहब फोन करके पत्रकारों को भी देख लेने और दिखा लेने की बात कह रहे हैं, आखिर कहाँ तक ये उचित है? ये तो बिल्कुल उचित है, क्योंकि पत्रकार बंधु जो होते हैं वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। इसमें तो किसी को कोई धमकी देने का कोई इस तरह का इश्यू नहीं होना चाहिए। हम ऐसे डॉक्टर साहब पास आए थे जांच के लिए कि थोड़ा सा दिखलाएंगे, थोड़ा हड्डी में थोड़ा दर्द है, तो हमारे डॉक्टर साहब अभी तक पहुंचे नहीं अभी तक। कितना टाइम हो रहा है अभी? टाइम तो लमसम लग रहा है कि 11:15 बज रहे हैं। पौने 11। और अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए। आप अभी बता रहे थे कि संडे को ताला बंद था, उस समय पत्रकार नहीं आए। हाँ। लेकिन अभी जब आए हैं तो अभी डॉक्टर साहब हैं? नहीं है, डॉक्टर साहब आते होंगे, टाइम हो गया, निकल गए होंगे। अब ये भी बता दीजिए कि संडे को क्यों ताला लगाया गया था? हम लोग को नहीं मालूम। देवघर के रिखिया थाना क्षेत्र में बालू के अवैध उठाव का खेल धड़ल्ले से जारी है, जहां बालू माफियाओं रात दिन बिना किसी डर के बालू का उठाव कर रहे हैं। रिखिया थाना के महज 200 मीटर दूरी पर बालू से लदे ट्रैक्टर गुजरते हैं, लेकिन प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। जब इस मामले को लेकर जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले साल भी बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। वहीं अगर इस तरह के वर्तमान में भी लोग बालू उठाव करते हैं तो इस पर भी कार्रवाई की जाएगी और सभी ट्रैक्टर को जब्त किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जिले में लगातार विभिन्न घाटों में छापेमारी कर ट्रैक्टर जब्त करने का काम लगातार जारी है।
बात हजारीबाग की करेंगे। हजारीबाग में रामनवमी काफी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 सालों से जुलूस नहीं निकाला जा रहा था। लेकिन इस साल रामनवमी को लेकर झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जिसे लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। हजारीबाग रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने गाइडलाइन के खिलाफ कोर्ट में PIL भी दर्ज किया है। वहीं सदर विधायक मनीष जायसवाल ने भी गाइडलाइंस बदलने की मांग सरकार से की है। बताते चले कि हजारीबाग की रामनवमी देश में प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए लोग बाहर से भी हजारीबाग पहुंचते हैं। सरकार को और प्रशासन को पुनः एक बार विचार करना चाहिए, क्योंकि कोविड का जब तक ये प्रकोप था तब तक तो हर लोग अपनी अपनी धर्म से वंचित रहे। लेकिन अब जब कोविड का सारा गाइडलाइन खत्म हो चुका है, तो अब मेरे परंपरागत जो रामनवमी है, जो हजारीबाग का इंटरनेशनल रामनवमी है, इस रामनवमी को मैंने जब सब चीज हट गया है, तो अपना जो परंपरागत और जो समय सारणी है मेरा, उस पे मैंने हम लोग को उठाने का निर्णय सरकार को देना चाहिए था। वहीं रामनवमी को लेकर जमशेदपुर के बरमाइश थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई है। बैठक में SDM नंदकिशोर लाल, DSP अनिमेश गुप्ता, कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार कालिंदी, बरमाइश थाना प्रभारी राजू कुमार समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे हैं। इस दौरान प्रशासन की ओर से रामनवमी अखाड़ा समिति के सदस्यों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। लोगों ने थाना स्तर का जो शांति समिति की मीटिंग हम लोगों ने किया है, और ये प्रत्येक थाना समावेश करते हैं। एक तरफ SDO का एक तरफ घाटशिला क्षेत्र को बात अलग अलग करते हैं प्रत्येक थाना वाइज, और थाना में जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन आई है उसको पूरी तरह से विशेष रूप से बता दिया जा रहा है। और साथ साथ इनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम लोग नोट डाउन करते हैं, और नोट डाउन करके उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। कहीं लाइट खराब है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं रोड की समस्या है। देवघर में एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है, जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और देवघर नगर निगम 272 करोड़ की जलापूर्ति योजनाओं पर टकटकी लगाए बैठा है। ऐसे में समाज सेवियों की बदौलत गलों को तर किया जा रहा है, लेकिन निगम के पास जनता को पिलाने के लिए पानी नहीं है। इसी पे देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देवघर नगर निगम, जिसके पास आलीशान इमारत है, एक भव्य और खूबसूरत शहर है। एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटक और श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। इसी शहर में 3 लाख से ज्यादा की आबादी भी रहती है। देवघर नगर निगम क्षेत्र में 70% क्षेत्र ड्राइवर में तब्दील हो गए हैं। लगातार गर्मी बढ़ रही है और जल स्तर नीचे आ रहा है। नदियां सूख चुकी हैं और स्टॉक पानी के सहारे ही देवघर नगर निगम प्यास बुझाने की तैयारी में है। सभी जानते हैं कि देवघर नगर निगम के पास इतनी क्षमता नहीं है कि ये इतनी बड़ी आबादी को पेयजल मुहैया करा सके। बावजूद इसके निगम पेयजल के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पा रही है। देवघर नगर निगम के द्वारा सप्लाई वाटर 2 से 8 दिनों के अंतराल पर सप्लाई कर रहा है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। शहर के कुछ समाज सेवियों के द्वारा विभिन्न इलाकों में अपने खर्च पर पानी मुहैया कराया जा रहा है, जहां पर शहर के कई गणमान्य लोगों के द्वारा निगम को बार बार पत्राचार किया गया, ताकि निगम क्षेत्र की जनता को गर्मियों में पानी मिल सके। लेकिन देवघर नगर निगम इनके पत्राचार पर कोई विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोग कहते हैं कि आखिर कब तक समाज सेवियों के भरोसे देवघर नगर निगम रहेगा। जरूरत है वैकल्पिक व्यवस्था करने की। नगर निगम में और क्या वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए, आप लोग क्या कहें? देवघर नगर निगम के 75% ड्राई जोन एरिया है और यहाँ सालों भर यात्रियों का आने जाने लगा रहता है। लेकिन हम लोग दिसंबर से ही निगम में पानी के वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पत्राचार करते रहते हैं, लेकिन वो जब गर्मी गिर जाती है उसके बाद ये लोग
उस पर काम करते हैं, जिस कारण काफी समस्या होती है। हम लोग जनता की शिकायत आती है, जनता की समस्या को देखते हुए अपने टैंकर से यथासंभव जहां तक पानी पहुंचाने का काम करते हैं और बहुत हद तक जल संकट से निजात दिलाते हैं। देवघर नगर निगम के पास 2 लाख से कम आबादी को जलापूर्ति करने की व्यवस्था है, लेकिन जल स्तर नीचे जाने के बाद ये काफी नहीं है। लेकिन शहर की आबादी बढ़कर के 3 लाख से ऊपर हो गई है। देवघर नगर निगम शहरी जलापूर्ति योजना के भरोसे बैठी हुई है। 272 करोड़ की पुनासी जलाशय योजना का काम जारी है, लेकिन इसे पूरा होने में अभी 1 से 2 साल का समय लगेगा। यह बातें देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त ने साफ तौर पर बताई है। देवघर नगर निगम इतनी बड़ी आबादी को पुनासी जलाशय योजना के शुरू होने के बाद पानी पिलाने की तैयारी में है। अब यह बात समझ में नहीं आती कि जो योजना 2 साल बाद तैयार होगी, इन 2 सालों में जनता की प्यास आखिर कैसे बुझेगी। नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल कहते हैं कि कई नदियों में पानी को ज्यादा से ज्यादा संप में स्टॉक किया जा सके, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ देवघर नगर निगम ड्राई जोन एरिया में पानी टैंकर के सहारे जल आपूर्ति करेगा। हालांकि ये कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। नगर आयुक्त के आदेश पर विभिन्न चापानलों को सुधारने के लिए टीम बनाई गई है। कुल मिलाकर जनता की प्यास कैसे बुझेगी, इसका ब्लूप्रिंट देवघर नगर निगम के पास नहीं है। भीषण गर्मी पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देवघर जलापूर्ति योजना जो लगभग 272 करोड़ की योजना यहाँ पर कार्यरत है, निर्माणाधीन है, उसके तहत बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। लेकिन इस वर्ष उस योजना का लाभ यानी पुनासी डैम से परिष्कृत पानी देवघर में पहुंचने का लाभ नहीं मिल पाएगा हम लोगों को। हम लोग पुरानी जलापूर्ति व्यवस्था पर ही अभी तक निर्भर हैं। हम लोगों ने टीम बना ली है, सभी चापाकलों की मरम्मती की जा रही है। खराब भी जो हो रहे हैं उनको भी हम लोग कॉल सेंटर के माध्यम से 24 घंटे के भीतर उसको मरम्मत करा रहे हैं। और क्योंकि पुनासी डैम बन गया तो रिवर बेड वाले जो जितने भी वेल थे, हमारे इंटेक वेल थे, लगभग सूख गए हैं या सूखने की कगार पर है। तो बहुत सारी वैकल्पिक स्थिति है, माने वो ड्रम बोरिंग और चैनल उनल काट कर जो रिवर बेड का के जो भीतर का जो पानी है उसको लेकर हम लोग फिल्टर कर करके हम लोग जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं। बाबा नगरी देवघर का हलक इन गर्मियों में सूखने लगा है। पिछले 2 सालों से अच्छी बारिश के कारण स्थिति गंभीर नहीं हुई है, लेकिन इस बार जिस तरीके से गर्मी विकराल रूप ले रही है, भारी जल संकट आने वाला है। इसका ट्रेलर अभी से ही देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवघर। बात बुंडू की करेंगे। बुंडू में नक्सली बंद का व्यापक असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि भाकपा माओवादी की केंद्रीय कमेटी और पूर्वी रीजनल ब्यूरो सदस्य अरुण कुमार भट्टाचार्य उर्फ कंचन की गिरफ्तारी के विरोध में माओवादी ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में मंगलवार को बुलाए गए बंद का बुंडू में व्यापक प्रभाव पड़ा है। सुबह से ही बुंडू बाजार की सभी दुकानें बंद दिखी हैं। ठेले खोमचे वालों ने भी अपना बंद कर रखा था। एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक भी पूरी तरह से बंद रहा है। सरकारी कार्यालयों की बात करें तो ये खुले तो हैं, वही बस और ऑटो स्टैंड पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। बात बोकारो की कर लेंगे। बोकारो के चास में स्थित ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में भीषण आग लगी है। घटना के बाद विभाग काफी गंभीर है। जानकारी के अनुसार इस घटना में बिजली विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ है। हालांकि नुकसान का आकलन अभी शुरू नहीं किया गया है। आपको बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जीएम अजित कुमार ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने जांच कमेटी का गठन कर मामले की जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। हम लोग चीज के मुआयना कर रहे हैं। जो अभी प्रथम दृष्टिया जो चीज सामने आ रही है
कि लाइन का स्पार्किंग या अंदर का शॉर्ट सर्किट, यही दो संभावनाएं सामने आ रही है जिसके कारण ये आग लगी है। अब जो नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसका आकलन करें, प्रॉपर आकलन करके यथाशीघ्र इसको चालू भी करें। कितना घंटा तक आग था? आग हमको लग रहा है 2 बजे के आसपास लगा था, 1:30 से 2 के बीच में, और रात को 10 बजे के आसपास स्थिति सामान्य हुई थी। स्पेशल ओलंपिक के एरिया डायरेक्टर बेली बोधनवाला जमशेदपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रेस को संबोधित किया है। इस दौरान बेली बोधनवाला ने कहा है कि देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। इसे और खास बनाने के लिए आगामी 7 अप्रैल को विशेष स्वास्थ्य दिवस के मौके पर स्पेशल बच्चों के लिए एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम देश के 75 शहरों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 75,000 स्पेशल बच्चे शामिल होंगे। बात हम जमशेदपुर की कर रहे हैं, जहां स्पेशल ओलंपिक के एरिया डायरेक्टर बेली बोधनवाला जमशेदपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रेस को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि देश की आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसे और खास बनाने के लिए आगामी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा और स्पेशल बच्चों के लिए एक खास कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। हमारे देश की 75 साल की आज़ादी के अवसर पर एक स्पेशल कार्यक्रम किया जा रहा, जिसको स्पेशल ओलंपिक्स भारत कर रही है, और इसमें इसके बीच में करीब 75,000 बच्चों का टेस्टिंग होगा, हेल्थ चेकअप होगा, और उसके साथ में उनका हेल्थ प्रमोशन किया जाएगा। और साथ साथ इसमें 7,500 मेडिकल प्रोफेशनल इसमें जुड़ेंगे, हमें सहयोग कर। अब बात गुमला की करेंगे। गुमला के ससई में झारखंड सरकार की सहकारिता विभाग की पहल पर वेज फ्रेश की दुकान खोली गई है, जिसका उद्घाटन जिला सहकारिता पदाधिकारी मंजू बी एक्का, वीडियो सुनीला खलखो और सीओ अरुणिमा एक्का ने संयुक्त रूप से किया है। इस मौके पर सहकारिता पदाधिकारी ने कहा है कि जिला की ये पहला पूर्ण रूपेण से ऐसी मार्केट है जहां 4-5 दिनों तक फल और सब्जी को ताजा रखा जा सकता है। यहां एक ही छत के नीचे उपभोक्ताओं को फल और सब्जी उचित मूल्य पर उपलब्ध कराए जाएंगे। रांची के द्वारा इनको नगर फल सब्जी सहयोग समिति सिसई को ये प्रदान की गई है, ताकि इस क्षेत्र में भी मतलब कि इस भेजपेट के माध्यम से फ्रेश फल सब्जी यहाँ के आम जनता को प्राप्त हो सके सही दाम पर। गुमला जिला में फर्स्ट है, यहाँ सिसई में दिया गया है भेजपेट द्वारा। यहाँ लोकल किसान से ही लिया गया है और उचित दाम पर यहाँ से भी होगा। हजारीबाग में सरहुल और आगामी महापर्व रामनवमी को लेकर पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस ने अपनी सतर्कता का परिचय देते हुए अवैध शराब निर्माताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक और सहायक उत्पाद आयुक्त के निर्देश पर अवैध शराब के कारोबार करने वालों के खिलाफ क्षेत्र में सघन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक एवं सहायक उत्पाद के निर्देश के आलोक में रामनवमी पर्व को देखते हुए इचाक थाना अंतर्गत सियाल, माड़पा एवं आरा जंगल में अवैध महुआ शराब के विरुद्ध छापामारी की गई। छापामारी कार्य में करीब 4,000 किलो जावा महुआ एवं 350 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया गया। छापामारी कार्य में उत्पाद विभाग की टीम एवं श्री मुकेश कुमार पुलिस अधीक्षक तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक उत्पाद द्वारा गठित टीम का नेतृत्व। वहीं तलाकशुदा महिला ने अपनी परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करना मनोज को महंगा पड़ गया है। खबर बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र स्थित बांसगढ़ा की है, जहां मनोज कपरदार ने अपने परिजनों की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली और ससुराल में ही रहने लगा, जिसके बाद लड़के के परिजन ने मनोज के ससुराल पहुंचकर मनोज और उसके ससुर और चचेरे ससुर की जमकर पिटाई कर दी। इस मारपीट में मनोज के ससुर अर्जुन रजवार की मौत हो गई है, वहीं दोनों गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
घटना यही हुआ था कि रात पे जीजू गए थे शाम में, उनके बाद वो शाम के अपने भाई लोग के साथ मिल के आए थे, घर गए थे, वहीं पे थोड़ा बहुत हुआ था शायद। उसके बाद वो लोग आए घर, जीजू घुसे, उसके बाद फिर उनका छोटा भाई आया, दरवाज़ा ठकठकाया, मैं दरवाज़ा खोली, उस पर मेरे जीजू कितना बेरहमी से मारने लगे। मारने के बाद मेरे पापा आ रहे थे ये करने के लिए, मेरे पापा को भी बहुत ज़्यादा मार दिया। किसको मार रहे थे? अपना भाई को वो लोग मार रहा था, जो मेरे जीजू लगेंगे मनोज कपरदार, वो लोग मार रहे थे। दोनों मतलब मेरे पापा को, मेरे जीजू के मारने के बाद मेरे पापा को मारे, पापा के मारने के बाद फिर मेरा छोटा भाई को मारा। मारपीट में भाई भाई का विवाद, मनोज कपरदार और गौरशंकर कपरदार, राहुल कपरदार में विवाद था भाई के लेकर, शादी के लेकर। वो अपना परिवार से अलग जाके रह रहे थे, अपने ससुराल गए थे। उसी विवाद में वो लोग रात्रि में पहुंचे कपरदार परिवार, मनोज खोजने। मनोज के ससुर जैसे ही आए अर्जुन रजवार, उनके साथ टांगी लठ से मारपीट लोग किया, मार जख्मी है। पुलिस को पता चला, पुलिस तुरंत पहुंची। मेरे साथ जोहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।